Okay, so Bismillah Rahman Rahim. What was the last thing which we did before going on vacations? You can see from your notes. मॉडल था ये देखा था और मेटा एनालिसिस स्ट्रक्चर ऑफ एसएलआर वो देखा और एसएलआर 25 पे आपने टास्क दिया था। What was that task? सर ये था कि आपने इंट्रोडक्शन सेक्शन करना है और लिटरेचर रिव्यू जो है ना मुझे वो सेक्शन आपने करना है जो कि 2 से 2.5 पेजेस के होने चाहिए और 10 रेफरेंसेस। Okay. So if I remember correctly, it was not SLR. ये मैंने आपसे कहा था कि आपने अपना जो रिसर्च प्रपोजल डॉक्यूमेंट है वो तैयार करना है। तो उसमें जो सेक्शंस होते हैं, आप सैंपल आपने मोहसिन से कलेक्ट कर लेने, जो स्टैंडर्ड सैंपल है आपके पास। फील्ड प्रपोजल भी उसने शेयर किए हुए, CS के और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के और डाटा साइंस के, जो कि अप्रूव्ड रिसर्च प्रपोजल हैं। उनको सामने रखते हुए अपने टॉपिक के ऊपर आपने ये 2 सेक्शंस फिल करने हैं, जिसमें एक सेक्शन है इंट्रोडक्शन का और एक सेक्शन है लिटरेचर रिव्यू का। ठीक है, दैट वाज द रिक्वायरमेंट। सो किया है इसको, जी सर इसमें हमें अपने टॉपिक्स मेंटेन करना होगा। किए हैं हमने। ओके, सो आप लोगों ने करना ये है कि ये जो भी आपने फॉर्म जो आपने लिखा है अपना डॉक्यूमेंट, इसको मुझसे शॉर्ट फॉर्म शेयर करनी है, so that I can check its plagiarism and can get back to you कि जी this is the improvement which you need to do. So submit your send your uh, that soft form document at my email ID. मैंने और लिख पे किया और दूसरे शॉर्ट फॉर्म से मैं कर रहा हूँ पीडीएफ शॉर्ट फॉर्म उसकी PDF है ना, PDF आप उससे शेयर कर। पीडीएफ। सो दैट्स फाइन। ओके जी, इट मीन्स के वी डिड दी SLR मेथड्स। इसमें हमने जो SLR का तरीका है वो देखा था, और SLR में हमने बारबरा किचन मॉडल को डिस्कस किया, हमने प्रिज्मा 2020 मॉडल को डिस्कस किया, और उसके अंदर हमने कुछ रेफरेंस पेपर्स देखे थे कि किस तरीके से ये किया जाता है। और SLR में और एक लिटरेचर रिव्यू में, यानी जो लिटरेचर रिव्यू सेक्शन होता है या चैप्टर होता है जो आप थीसिस में लिखते हैं, उसमें एक फर्क होता है। वो फर्क भी हमने डिस्कस किया था कि क्या इनमें आप में डिफरेंस है, और मॉडल्स जो है वो कैसे आपसे क्या रिक्वायरमेंट मांगते हैं, किस तरह से आप एक लार्ज नंबर ऑफ पेपर्स से शुरू करते हुए, स्क्रीनिंग करते हुए, आप फिल्टरिंग करते हुए, क्वालिटी मैट्रिक्स अप्लाई करते हुए कुछ पेपर्स पे आते हैं, और उन सेगमेंट सब सेगमेंट्स के बारे में आप फिर डिटेल बात करते हैं, एनालिटिकल बात करते हैं, जिसका हमने नाम दिया था मेटा एनालिसिस। एंड मेटा एनालिसिस स्टैंड्स फॉर एनालिसिस ऑफ एनालिसिस। So many people have given their analysis on singular topic. You being the expert, considering you have a lot of work experience in that domain, now you have to comment on those analysis, on those multi-analysis at a single documents. That is what we call as SLR. So keep it in mind, SLR is something else than our normal literature review. Systematic literature review is another thing, and simple literature review is another thing, which is part of your thesis document and part of your proposal, research proposal document. ठीक है, सो इसी बुनियाद पर फिर मैंने आपकी टास्किंग की थी कि आप एक सिंपल लिटरेचर रिव्यू सेक्शन लिखें अपने प्रपोजल डॉक्यूमेंट के लिहाज से। ठीक है, SLR इज अ टास्क जो कि बाद में आपको दिया जाएगा जब हम थोड़ा और आगे जाएंगे, बट अभी फिलहाल आपने अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करना है। तो उसके परस्पेक्टिव से हमने there were certain discussions which we made, and I hope it was communicated well. So if any question or query है उसके अंदर, तो you can still ask me कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आई या इसको एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। I can do it again. So I hope online जो हमारे participants हैं, they are with me and they have got what is the difference between the two things. अच्छा जी, so any question from the online participants? Ikra, Bilal, Hamza, Amir, No, sir. Sajid. No, sir, No, no sir. question. No No, question, sir. sir. So there was a task before Eid which I gave you, तो hopefully आपने कुछ उस पे काम किया है। अगर वो कर लिया तो मुझसे आपने वो सॉफ्ट कॉपी जो है शॉर्ट फॉर्म आज
आज किसी वक्त तक शाम में शेयर कर लीजिएगा ताकि मैं उस पर आपको फीडबैक दे सकूँ। राइट ओके सर। सर। Okay, so with this background, let's move on to the work for today. So आज हम जो चीज़ कवर करते हैं उसको देख लेते हैं कि क्या चीज़ जो है वो मुनासिब तौर पे आज की जा सकती है। अच्छा, if you can just let me know if did we cover originality? एक, what is originality and what do we mean by what could be various understandings about originality? जी, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स कोई बात हमने ओरिजिनलिटी पे की और आपने नोट की हो किसी प्रीवियस क्लास के अंदर? नहीं सर, ऐसा कुछ ओरिजिनलिटी के बारे में मेजर बात तो नहीं, बस प्लेजरिज्म की बात हुई थी। और जो कॉन्टेक्स्ट है राइटिंग का, उसके अंदर जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है उसके बारे में बात हुई थी कि जो रेपिटेशन है वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप थोड़ा सा उसके अंदर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह एटॉल का वर्ड था वो डिस्कस हुआ था। Okay, so let's do today discuss something about the originality. Let me share the presentation and then we can discuss it. I hope everybody out of you has presented the title and has got it approved. There is nobody left yet who has yet not got the title approved. Okay, so now there would be a slide would be showing. So let's discuss this idea, this thing which generally creates confusions in a lot of people's mind. ओके, जब आप अपने काम को आप डिफेंड कर रहे होते हैं तो बहुत दफा आपसे ना आपके रिव्यूअर्स आपके रिसर्च पेपर्स के ऊपर या आपके जो एग्जामिनर्स हैं व्हाइल सीइंग योर प्रेजेंटेशन दे मे आस्क यू के कमेंट करें जी कि व्हाट इज द ओरिजिनलिटी ऑफ योर वर्क एंड यू शुड नो कि इसका क्या मतलब है। How do should or how should we say something about the originality of our work? This word is very commonly mistaken. So क्या समझ आती है आपको कि अगर if somebody ask you कि what is the originality of your work, जो आपके अपने अपने टाइटल्स हैं, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं उसको? या एक एग्जांपल है जैसे because everybody is doing some work which is already been done to some extent and you are trying to expand it to something else. So the question should be well taken and accordingly answered. Like ये एक example है कि there is in fact very latest modern cars, Ferrari है, आपकी Audi है, Mercedes Benz है, मैक्लॉरेंस है, ये सारी की सारी गाड़ियां हैं, लेकिन इन सब का जो बेंचमार्किंग हुई हुई है वो एक मूवमेंट या मोबिलिटी मैकेनिज्म के थ्रू हुई हुई है। एंड द अर्लीस्ट मूविंग मैकेनिज्म या मूविंग मोबिलिटी मैकेनिज्म वाज बेस्ड ऑन अ सर्कुलर wheel or a circular thing which was done somewhere back in the Stone Age. So if I ask you, okay, what is the original research, so what should be your answer in this regard? Keeping in mind कि ये आप भी यही चीज कुछ इस तरह का ही काम आप भी कर रहे हैं, इसी तरह से रिलेटेड एस्पेक्ट्स आपके भी हैं। तो जी बताइए आमिर, आपके ख्याल में क्या कमेंट होना चाहिए इसके ऊपर? सर और मेरे ख्याल में सर ओरिजिनलिटी जो है ऑलरेडी एक काम किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा होता है और उसी में आप नोवेल्टी एक कोई नई इंट्रोडक्शन करवाते हैं सर। कोई भी उसी से रेलेवेंट आप एक नया आइडिया जनरेट करते हैं और वो जो है उसके ऊपर आप काम करते हैं। ओके जी साजिद। सर मेरे ख्याल में इस पे ऑलरेडी काम हुआ होता है और आप उसको मज़ीद रिफाइन करते हैं।
फॉर एग्जांपल अभी ये गाड़ियां हैं सर, तो इसमें अगर एक एस्पेक्ट की तरफ आप जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्पीडिंग की तरफ, तो आप उसकी शेप को रीडिफाइन करते हैं, उसको मज़ीद रिफाइन करते हैं ताकि वो रेसिंग कार्स की तरफ जा सके सर। ठीक है जी। इकरा। इकरा खान। बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी आशिर बताइए आप। अस्सलाम वालेकुम सर। ये ना आई थिंक ये ना एक माइंडसेट बता रहा है कि फर्स्ट स्टेज में जब केवमैन जिसको कहते हैं उन्होंने एक चीज़ इजाद की जिसको हम व्हील कहते हैं। उस व्हील की बेसिस पे रिसर्च होते 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 एक इनोवेशन आई जिससे कार बनाई। तो ये एक पैचेस या फिर एक आइडिया बता रहा है कि किस तरह रिसर्च की बेसिस पे इसमें इनोवेशन आई, नई टेक्नोलॉजी आई, नई टेक्निक्स आई और व्हील को कैसे इनोवेट करके कार तक लाया। ठीक है जी। एनीबडी एल्स इन दी हेलो। अवेलेबल? जी जी आ रही है, आवाज आपकी आ रही है, बताइए। एनीबडी एल्स जो कुछ बताना चाहे या कहना चाहे? सर, मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो ओरिजिनलिटी है उसमें जो मेजर दो कैटेगरीज हो सकती हैं, वो है कॉन्सेप्चुअली एक वेरिएशन आप लेकर आते हैं, या टेक्निक्स के लिहाज से टेक्निकली आप उसके अंदर चेंज करते हैं। काम पहले हुआ हुआ है, लेकिन क्योंकि उसकी डायमेंशंस, एक कोई काम है उसकी बहुत सी डायमेंशंस हो सकती हैं, तो आप जो पहले से रिसर्च हुई है वो पर्टिकुलर एक एस्पेक्ट के ऊपर काम हुआ होगा, लेकिन बहुत से एस्पेक्ट हैं जो अभी भी उन पे काम नहीं हुआ होगा। तो हम उसमें से एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ले लेते हैं और उस पे काम करके देखते हैं कि क्या इससे इम्प्रूवमेंट आती है जो कि पॉजिटिव रिजल्ट्स हो जाएंगे, और अगर उससे भी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो रिजल्ट्स नहीं आए तो हम उसको नेगेटिव स्टडी कह देंगे। तो कॉन्सेप्चुअली के अंदर ये होता है कि कोई एक कॉन्सेप्ट है जो प्रीवियस रिसर्च में यूज़ नहीं हुआ, तो हम उसको अप्लाई करके देखेंगे कि रिजल्ट्स क्या आते हैं। या टेक्निकल लिहाज से देखा जाए तो कोई टेक्निक एक नई आई है जो कि शायद पहले जब रिसर्च हुई थी तो तब अवेलेबल नहीं थी, तो उस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने से भी चेंजेस आ सकती हैं, ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है, इधर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस या उसके जो है ईज ऑफ वर्क में भी आ सकती है। तो ये जो डिफरेंट तरीके से हम देखते हैं एक प्रॉब्लम को पर्सपेक्टिव से, ये ओरिजिनलिटी हो सकती है। ओके जी। एनीवन एल्स और कोई कुछ कहना चाहे? तो इसमें ये जो क्रिएट प्रॉब्लम की उसके सबसे पहले सॉल्यूशन जो आया, जिसको हम कहेंगे इनोवेट किया है, यानी ये सॉल्यूशन इनोवेट किया इससे पहले नहीं था। तो वो हमारी बेस रिसर्च या ओरिजिनल रिसर्च हो गया, उस पे दोबारा काम हुआ जा रहा है, इम्प्रूवमेंट आएगा। तो वो जो सबसे पहले इनोवेशन एक होगी किसी प्रॉब्लम की रिसर्च के बेस पे, तो क्या वो हमारे ओरिजिनल रिसर्च है? नहीं तो आपसे पूछ रहा हूँ। सर मतलब ये मेरा पॉइंट है कि वो ओरिजिनल रिसर्च में हो गई, जो वो चीज जिसपे प्रॉब्लम थी और फिर हमने कोई सोल्यूशन का एक इनोवेशन, तो वो हमारी ओरिजिनल रिसर्च कंसीडर होगी, क्योंकि उसके बाद उस पर काम हो जा रहा है। ठीक है, और जो नया काम हो रहा है वो ओरिजिनल रिसर्च नहीं है? वो जो नई इनोवेशंस या मॉडिफिकेशंस अल्टरेशंस आप कर रहे हो, शुड इट नॉट बी कंसिडर्ड एज ओरिजिनल? सर क्योंकि बेस तो वो बना था कि एक आइडिया जो था किस तरह होना चाहिए, हाँ। वो तो हमने आइडिया इंट्रोड्यूस कर दिया, अब उस पे इम्प्रूवमेंट आ रही है, इसमें ये इम्प्रूवमेंट इस तरह से लाई जा रही है और उसको मॉडिफिकेशन। ठीक है, चलें, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया जी। आप क्या कह रहे हो? सर एक तो हमने प्रॉब्लम सोचा है, तो उसके बारे में क्या कि उसने इसके सोच क्या ये नहीं नहीं कर सकते, क्या हमको तकलीफ और हमारे ध्यान में पड़ रहा है, हम उस पर रिसर्च करते हैं, फिर जाकर हम पता चलता है कि ये ओरिजिनल प्रॉब्लम ये चीज है, ये वो चीज है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। आप अपने व्यू पॉइंट्स आपके थोड़े कुछ थोड़े बहुत ठीक भी हैं, कुछ उनमें करेक्शन की जरूरत भी है।
सो इन दी सिमिलर पैटर्न अगर हम आजकल कंप्यूटर सिस्टम्स को देखते हैं, आप सारे CS के स्टूडेंट्स हैं या डाटा साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो एलन ट्यूरिंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस बिकॉज ही वाज द वन जिसने पहली मशीन बनाई थी समवेयर इन 1912। सो आपने शायद पाउंड के ऊपर इनकी तस्वीर भी देखी होगी, अगर पाउंड का नोट देखा हो तो। सो एक मशीन थी जो इन्होंने बनाई थी और एक लैपटॉप है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। इट इज लार्जली डिफरेंट देन द वन विच वाज द फर्स्ट मशीन। सो both are original machines. Everything is original, even if it is altered or changed. That new thinking, once it's brought in, that is the originality which you have brought in. That smaller part, larger originality was done by the first inventor, but ultimately जितने लोग बाद में आते गए अपना अपना part play करते गए, they have added something to the system and they have their own originality uh, fitted in into the older system. तो originality की जो definition है, it is a little more comprehensive, या कहेंगे इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं. Even if you have said something which has not been said before, that is your originality, right? वोकैबुलरी में एक नया लफ्ज आपने ऐड कर दिया. उर्दू जुबान बहुत अरसे से एग्जिस्ट करती है, अंग्रेजी जुबान बहुत अरसे से एग्जिस्ट करती है. आपने एक नया लफ्ज स्पीच में डाल दिया, तो आपकी ओरिजिनलिटी उस लफ्ज की है कि वो आपने डाल दिया, ऐड कर दिया. इस बेस पे कि जुबान पहले से एग्जिस्ट करती है, यू आर नॉट ओरिजिनल, ये थोड़ा सा एक गलत अंडरस्टैंडिंग होगी. सो सेइंग समथिंग, कैरिंग आउट एम्पिरिकल वर्क, थ्योरी इज ऑलरेडी देयर, आपने उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिया, दैट इज योर ओरिजिनलिटी. कोई चीज है जो कि सेपरेटली बनी हुई है, आपने उसको कंबाइन कर दिया. ये आपके सामने डेस्क पड़े हुए हैं, कुर्सियां पड़ी हुई हैं. ये जो डेस्क पड़ा हुआ है, इसमें फोम एक खास तरीके से, इसकी जो पैनलिंग है खास तरीके से हुई हुई है, इसकी लकड़ी एक खास तरीके से कटी हुई है, इसका जो कपड़ा इस पे सिला हुआ है वो एक खास तरीके से सिला हुआ है, इसका जो पाइप्स है वो एक खास तरीके से वेल्ड हुए हुए हैं, और ये सारी चीजें जोड़ के आपके सामने रख दी गई है. तो ये इसकी ओरिजिनलिटी है. ऑल्दो एवरीथिंग वाज प्रेजेंट अर्लियर, हर चीज मौजूद थी इसमें से, लेकिन अलग अलग मौजूद. आपने एक नया डिजाइन किया और अपने उन पुरानी चीजों को उस नए डिजाइन में फिट इन कर दिया. दिस इज योर ओरिजिनलिटी एंड दैट शुड बी योर आंसर. मेरी ओरिजिनलिटी यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है. आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि पाइप मैंने बनाया है, आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि फोम मैंने डिजाइन किया है, आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि लकड़ी जो है वो मैंने इसको पॉलिश करके रखा हुआ है. नहीं, आप ये जरूर क्लेम कर सकते हैं कि ये चीजें एग्जिस्ट करती थी, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको इसकी 3D कैड ड्राइंग्स की है, इसकी एनालिसिस की है, इसके बाद इसको मैंने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके मैंने इसको टेस्ट किया और अल्टीमेटली इट्स परफॉर्मिंग वेल. सो माय ओरिजिनलिटी इज दिस मच. Similarly, any new interpretation of someone else's ideas, taking a new technique and applying it to an existing area. Nowadays, there is a lot of research like this कि आपकी एक टेक्निक है जो कि कंप्यूटर साइंस की या AI बेस्ड टेक्निक है, उसको आप ले जाते हैं फिजिक्स में जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैथ में जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं. दिस इज हाउ टुडेज मॉडर्न वर्क इज बीइंग डन. AI बेस्ड या मशीन लर्निंग बेस्ड अप्रोचेस यूज हो रही हैं पुराने सिस्टम्स के अंदर, पुराने एरियाज के अंदर, और एफिशिएंसी स्टैब्लिश ये की जाती है कि दिस थिंग इज नाउ परफॉर्मिंग बेटर देन दी अदर अप्रोचेस. सो दिस इज ओरिजिनलिटी ऑफ द करंट वर्क. वी कैन नॉट अंडरमाइन द न्यूअर अप्रोचेस वंस अप्लाई टू एन ओल्डर एरिया, और वाइस वर्सा. ऐसा भी होता है कि आप कोई एग्जिस्टिंग टेक्निक लें और उसको किसी या जो ऑलरेडी पुरानी टेक्निक है उसको लेके किसी नए एरिया में अप्लाई कर दें. दिस इज अगेन, यानी hybridization is again originality. You're trying to mix number of things from various domains, which has not been done. So originality is a very vast understanding, or similarly you are doing something जो कि क्रॉस डिसिप्लिनरी है. मेडिकल डोमेन के अंदर लोग जो है वो बहुत सारे काम कर रहे हैं इंजीनियरिंग की अप्रोचेस के साथ. दैट इज व्हाट वी कॉल ओरिजिनल वर्क. Looking at topics which has been chosen and have not been looked like this before, adding something to the existing knowledge, testing something in your own way, writing a new piece of information for the first time, किसी पुराने काम को लेके उसके अंदर कोई गलतियां निकाल देना, अगेन दैट इज ऑल्सो ओरिजिनलिटी. Bringing new evidence to an older proposition, proof, theory.
सो ये सारी चीजें जो है वो इंडिकेट क्या करती हैं कि यू हैव और द पर्सन हु इज एडिंग और altering और चेंजिंग, he or she is doing his her part from the perspective of originality, and once the question is asked, then you have to respond accordingly. You should be very clear कि क्या चीज की हुई थी, and announce it, mention it. Do not claim it as your own. Do say this thing has been done already by these people, and I have started from there, and my addition of work is X, Y, Z, A, B, C. That is my originality. So that should be very clearly answered by the researcher in his her thesis work, research papers, or the presentation work. That is how the originality is defined. So I think this phenomena is bit clear now in your minds कि ये क्या चीज है. इसका एक क्वेश्चन बता दें इसका ओरिजिनलिटी नहीं होती क्या, यानी किस तरह होगा कि ये ओरिजिनलिटी नहीं होती, क्या किसी का काम आगे अपना नाम लगा के कर देते हैं, आप ये Definitely. नहीं अगर आप प्लेजराइज कर रहे हैं and you are exactly taking somebody's things and doing it, in fact not even doing it, just using it, that is not originality, that is in fact plagiarism, that is cheating. ठीक है. तो अच्छा, एक चीज जो मैंने आपको शुरू में भी बताई थी कि जब आप एक एमएस लेवल पे रिसर्च करते हैं तो रिसर्च पेपर्स को लेके चलते हैं और किसी के रिसर्च पेपर को कोशिश करते हैं कि रिप्रोड्यूस करें. Reproduction is in fact, in a way, once you do that reproduction, then you learn a lot of things during that process, and during that process you do a lot of changes as well. So your originality comes in, right? Your originality comes in. The more work you carry out, the more addition you do, more variations you bring in. So your additions, your originality comes in. Once somebody asks you, "Ji, this work has already been done," so you should always say, "Yes, it is done, but I have redone it, and with different parameters, with different benchmarks, with different facilities, resources, and accordingly, my results are not exactly the same because of the different limitations and constraints which I have in place." So be very clear once you say something. A question should be answered in an appropriate way, right? So this is as far as the originality is concerned. और कोई क्वेश्चन अगर किसी और का है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे. We did cover all the available options to search reading stuff. हमने वो सारे सर्च इंजन्स के ऊपर ऑलरेडी होमवर्क कर लिया था. हमने देख लिया था कि एमरल्ड क्या है, एप्सको क्या है, साइंस डायरेक्ट क्या है, IEEE एक्सप्लोरर क्या है, ACM डिजिटल लाइब्रेरी किस तरह से काम करती है. These have been already explored and discussed in the class. So रीडिंग वाला फिनोमेना हमने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है. नाउ वी शुड मूव टुवर्ड्स द राइटिंग फिनोमेना. सो राइटिंग के अंदर जो है अगेन हमने एक चीज जो कर ली थी, दैट वाज द रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स जो हमने कवर कर लिए थे कि किस तरह से रेफरेंस हमने देने होते हैं. फिर हमने लिटरेचर रिव्यू को डिस्कस कर लिया था, इंट्रोडक्शन सेक्शन को डिस्कस कर लिया था. तो अब हम राइटिंग के ऊपर फर्दर आ गए हैं कि अब आगे फर्दर ऐसी क्या चीज़ देखी जाए जो कि रीडिंग के राइटिंग के पर्सपेक्टिव से है. तो उसमें अब जो अगली चीज़ आती है दैट इज़ योर प्रपोजल्स. सो लेट अस गो ऑन टू दी प्रपोजल्स फॉर रिसर्च थीसिस एंड योर प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा. उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं कि किस तरह से उनमें किस किस तरह की कैटेगरीज होती हैं. सो जैसा मैंने भी आपसे कहा भी कि रिसर्च प्रपोजल जो है वो आप सब ने अब अपना होमवर्क पे शुरू करना है, और उसके 2 सेक्शंस मैंने आपको लिखने के लिए दिए भी हैं. तो अगर मैं उसके ऊपर जाता हूँ अभी और से लेट मी शेयर दैट पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन. ओके जी. सो रिसर्च प्रपोजल होता क्या है? इनफैक्ट रिसर्च प्रपोजल in fact is something which is written by students for the approval of supervisor or
a committee which is formed for your work. It is in fact something which covers certain things. It mentions क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कब पढ़ना है. It timelines के साथ you give your details, and it summarizes the work that has to be done for the thesis or for dissertation. It clarifies why this research is important. So अगर इधर आप पंच मार्क्स देखें या इम्पोर्टेंट चीज देखें तो इसके अंदर जो सबसे अहम चीज है रिसर्च प्रपोजल के अंदर वो आपका लिटरेचर रिव्यू सेक्शन होता है. इट इज योर रीडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर के दुनिया में लोगों ने इस तरह के टॉपिक के ऊपर पहले क्या काम किया हो. इसीलिए जो इसकी प्रेजेंटेशन भी होती है उसका फोकस लिटरेचर रिव्यू के ऊपर होता है. बिकॉज द वर्क विच यू प्रपोज, द सॉल्यूशन विच यू प्रपोज, that has to be only shown. It has not to be shown as implemented one or result obtained one. It is just been shown कि ये तरीके से मैं इसको हल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन it will take time. So मेरा जो solution है ये बेस करता है पिछले इन मेथड्स के ऊपर. So वो जो मेथड्स हैं, पुराने मेथड्स हैं, जो कि आपके काम को कंटेक्चुअलाइज करेंगे, एक खास पैटर्न पे प्लेस करेंगे, या सुनने वाले के दिमाग में ये श्योरिटी देंगे कि आप जो काम बात कर रहे हैं वो हवा में नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये दुनिया में लोगों ने इस तरह से किया हुआ. तो ये वाकई ठीक बात हो रही है. तो 1:2 पर्सन स्टैंडिंग हियर एंड जस्ट सेइंग कि मैं ये कर लूंगा इज नॉट टू बी एक्सेप्टेड until he or she gives this confidence to the audience that I'm not the only one who is doing it. This aspect is already been covered and it is verified, tested phenomena, and people have been doing it, right? So again इसको लिंक इस तरह से करना है आपने कि एक फॉर्मल तरीका है रिसर्च का. जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आउटस्टैंडिंग होते हैं, या कहें कि जो आउटलायर्स होते हैं. ऐसे लोग भी होते हैं जो आउटलायर्स होते हैं, कोई ऐसा काम कर जाते हैं जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ हुआ था, बट वो आटे में नमक के बराबर होते हैं, या मिलियंस में कोई एक बंदा होता है, ठीक है, और वो एक्सेप्टेबल नहीं है एज सच रिसर्च कम्युनिटी में. टू बी वेरी फ्रैंक, दैट थिंग इज कंसिडर्ड एज कि ये हवा में तीर चला रहा है बंदा. हियर थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी फॉर्मल. सो academic community में, research community में, whatever we talk with references, we talk with a view, with a proof that this is not the first time we are doing. It has been there and we are trying to come up with something better than that. That is what the idea is. So accordingly focus भी इसी चीज के ऊपर रखा जाता है, ना सिर्फ रिसर्च थीसिस के लिए बल्कि रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए भी. बिकॉज प्रोजेक्ट के भी प्रपोजल लिखे जाते हैं, वहां भी फोकस आपके लिटरेचर रिव्यू के ऊपर होता है या मार्केट रिव्यू के ऊपर होता है कि ये प्रोडक्ट्स इस तरह की बनी हुई है और मैं एक और प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ जो कि इस तरह से काम करेगी. सो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने. सो द पर्पस इज टू गिव एन आइडिया टू द ऑडियंस दैट द स्टूडेंट हैज सीरियसली थॉट दिस डोमेन and he or she has thoroughly prepared for doing it at an early stage, and the further 1 year, 6 months, 1 year, 8 months are available to him or her where he would or she would complete it. Good proposals lead to the good dissertations, and ultimately they lead to the good projects, they lead to the good development. So homework is the literature review. That is very important. The research proposal forces the student to focus attention on research topic. It helps organize the research in a logical manner or in a way that models the final report. It ensures that whatever you are trying to propose is doable. Again, इसका ताल्लुक है कि बड़ी बड़ी बातें नहीं की हैं आपने, बल्कि आपने हम्बल तरीके से अपने काम को बताने की कोशिश की है कि मैं ये कर सकता हूँ, जिसकी वजह ये है कि ये इस तरीके से लोगों ने पहले भी किया हुआ था. Sometimes it's better to come out with a decision that it cannot be done, so you change your topic. अगर आप लिटरेचर रिव्यू करें, पता चले कि यार ये तो बड़ा लोग इसमें फंस जाते थे या ये काम ठीक नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज डू अनदर थिंग. इट इज, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. सो अगेन जो आगे फंडिंग अगर आपने लेनी है तो अच्छे प्रपोजल्स, अच्छी डायरेक्शन में आप जाएंगे फ्रॉम वेरी स्टार्ट, डे वन, तो ये आपके साथ साथ चलेगा. जो आज डिसाइड कर लिया ये अगले शायद 10 साल तक आप इसी एरिया में अपने आप को लेके चलते रहेंगे. आपका मेंटल जो दिमाग है वो उससे चेंज नहीं होगा, ये इंसानी नेचर है. तो इसलिए सही फैसला करना है आपने. और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अभी हमारे पीएचडी स्टूडेंट हैं, बिलाल है और हमजा है.
इन्होंने जिस टॉपिक पे मास्टर्स में अपना काम शुरू किया था आज से 5 साल पहले, आज तक ये उसी टॉपिक को टो कर रहे हैं, और अभी पीएचडी में भी और आगे फंडिंग में भी उसी के ऊपर अपना होमवर्क करना चाह रहे हैं विद सम माइनर वेरिएशंस। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि आज जो फैसला करेंगे, आपका दिमाग आपको उससे फिर राइट लेफ्ट होने नहीं देगा, एक खास क्वांटिटी से ज़्यादा, एक खास रेंज से ज़्यादा। तो सोच समझ के फैसला करें, ये देखते हुए कि अगले 10 साल में, 15 साल में दुनिया की ट्रेंड क्या होने वाला है। तो ऐसे एरिया में आप ना चल पड़ेंगे जिसमें देर इज नो वे फॉरवर्ड, एंड इफ यू थिंक टू गो फॉर PhDs, फॉर पोस्ट PhDs अब्रॉड, फॉर डूइंग सम ऑब्टेनिंग सम फंडिंग, देन दैट फंडिंग इज नॉट अवेलेबल, या लोग उसमें सपोर्ट करने वाले अवेलेबल ना हो आपको। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने 2005 में मैंने डिसाइड किया कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करूंगा। Nobody was supporting me at that time. I did my PhD in 2009 in AI with a view कि ये चीज फ्यूचरिस्टिक है, इसमें काम होने वाला है, और अल्हम्दुलिल्लाह I got my point right. Now everybody is running after this area for the last 5 years, 6 years. So that thing has to be kept in mind. If you want to be hot cake in the market after 10 years, then decide correctly. Otherwise, जो आपको दुनिया है वो अपने पेस पे चलती है, और वो दरिया जो वो बह जाता है और आपको साथ बहा के ले जाएगा, तो आप उसको तोड़ नहीं सकेंगे। तो इस पर्सपेक्टिव से ज़रूर एक थिंकिंग या उसको एक अपने आप को ज़रूर अलाइन करने की कोशिश करें। ओके, कमिंग ऑन टू दी लेंथ्स एंड साइजेस ऑफ द रिसर्च प्रपोजल्स। रिसर्च प्रपोजल्स जो है उनके डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं। वी हैव 25 पॉइंट रिसर्च रिपोर्ट प्रपोजल। इनफैक्ट ये वो प्रपोजल डॉक्यूमेंट है जो कि आपने मुझे शुरू में दिया था कि मैं इस टॉपिक पे काम करना चाहता हूँ। इट इज़ अ डूएबिलिटी रिपोर्ट, जो कि इस पे बेस कर रही होती है कि आपने सॉफ्टवेयर देखे, आपने डाटा देखा, आपने टॉपिक देखा, आपने अपना एक्सपीरियंस चेक किया, और आपने कहा हाँ यार ये सारे टिक्स हो रहे हैं, अपना इंटरेस्ट देखा टिक हो रहा है, तो ये 5-6 चीजें मैच कर रही हैं, तो ओके आई कैन डू इट, आई शुड डू इट, आई शुड डू इट, आई कैन डू इट। दैट इज व्हाट वी कॉल 25 पॉइंट रिसर्च रिपोर्ट प्रपोजल और डूएबिलिटी रिपोर्ट। And now we are expecting from you to come up with the 100-point master's thesis proposal. The 100 points, 25 points, 300 points, ये सिर्फ ये इंडिकेट करता है स्केल को कि जी अब जो आपकी नेक्स्ट रिपोर्ट होगी वो तकरीबन 4 गुना ज्यादा अच्छी होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए फ्रॉम योर फर्स्ट अटेम्प्ट जो आपने स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर पे किया था। सो देयर आर फ्यू पीपल इन द सब्जेक्ट जिन्होंने अपना रिसर्च रिपोर्ट लिख ली है। अपना ECP की जो हम बात करते थे, इवैल्यूएशन कमेटी फॉर प्रपोजल, उसमें जाके डिफेंड भी कर लिया, और उन्होंने ये डॉक्यूमेंट बनाई है, इसके ऊपर प्रेजेंटेशन भी बनाई है, और वो जाके वहाँ पे प्रेजेंट भी की है। तो दे हैव गुड आइडिया कि ये जो डॉक्यूमेंट है दिस इज मच लार्जर, अराउंड 15 to 20 पेजेस, और इसके अंदर जो है वो आपने जो प्राइमरी फोकस किया हुआ है वो फोकस किस पे है, लिटरेचर रिव्यू। फोकस ऑफ द रिसर्च प्रपोजल इज लिटरेचर रिव्यू है, उसी पे फोकस प्रेजेंटेशन में भी है, उसी में फोकस आपके डॉक्यूमेंट में भी है, क्योंकि होमवर्क बताता है कि आपने कितना अच्छा काम आगे करना है। सो अकॉर्डिंगली ये पैटर्न ऑलरेडी आपसे शेयर्ड है, इसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आपने अगर नहीं भी हैं तो आपने अटेम्प्ट करने ले लेने हैं। आई डोंट थिंक सो कि इसकी पैटर्न आप तक नहीं पहुंचे हैं। एनीबडी हु सेज कि जी मुझे अभी तक इस यूनिवर्सिटी का टेम्पलेट नहीं मिला या अप्रूव्ड रिसर्च प्रपोजल डॉक्यूमेंट नहीं मिले, तो ही और शी कैन मेंशन राइट नाउ। एनीबडी जी, कोई है आप में से ऐसा? इज देयर एनीबडी ऑनलाइन जो लोग हैं? आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ जी। अच्छा, कोई जवाब नहीं आ रहा, इट मीन्स के या तो मेरी आवाज नहीं आ रही है या आपके पास चीजें हैं। सर आवाज आ रही है सर आपकी। Okay, so you have the university template and the approved research proposals with you? यस सर, सर है सर, आपने शेयर भी करवाया था सर। जी, okay. So I think everybody has it. So that is to be followed for the preparation of your own document. So अभी जो आपने 2 sections लिखने हैं वो उनको सामने रखते हुए अपने आप को अलाइन करें। But we also talk of the PhD dissertation proposal document. This is
a little larger or even larger than your current document. जो मास्टर थीसिस होता है इससे 3 गुना बड़ा, आप कह सकते हैं अराउंड 60 70 80 पेजेस के ऊपर आपका मास्टर्स के थीसिस प्रपोजल डॉक्यूमेंट होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो प्रपोजल डॉक्यूमेंट डिसर्टेशन का होता है, पीएचडी डिसीजन का, वो आपका एक 3 साल के बाद आपसे उस पर एक डिफेंस लिया जाता है कि आप अपने प्रपोजल डिफेंस को करेंगे, उसका नोटिफिकेशन किया जाता है। जितनी यूईटीज है पाकिस्तान में, इवन बाहर अब्रॉड में भी, सो दे आस्क यू टू कम एंड डिफेंड योर प्रपोजल एंड यू पास इट एज थ्योरेटिकल पार्ट एज वेल एज, जिसको हम कहते हैं कि ये ओरल सेशन है, और इसके अलावा एक रिटन एग्जाम भी आपका होता है कि आपने जो कोर्स वर्क किया है फॉर पीएचडी उसका एग्जाम भी आप देते हैं। तो आपका एक क्वालिफायर होता है, इसको क्वालिफायर ए कहते हैं, क्वालिफायर 1 कहते हैं, विच इज जनरली स्पीकिंग योर प्रपोजल डिफेंस, and followed by qualifier B, qualifier 2, which is the written exam of the courses which you do in your PhD coursework. So again, this is something जो कि आपकी PhD के स्टार्ट के ऊपर किया जाता है। लोग इस पे 3 साल 4 साल लगाते हैं to be sure कि nothing is missed in those areas which a PhD student is focusing. So आप पढ़ते हैं और this is the only thing which उसको रिकॉर्ड करते हैं। पीएचडी के अंदर ज़्यादा टाइम इस पे लगाया जाता है, क्योंकि जब एक दफ़ा आप श्योर हो जाएंगे कि जी मैंने अब हर चीज़ देख ली है, देन यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट एंड कमिंग अप विद योर ओन सोल्यूशन कि जी मैंने इसको कैसे लेके चलना है। ठीक हो गया? सो इस पर्सपेक्टिव से और अगेन पीएचडी के अंदर आपकी एक प्रॉपर एक ग्रेजुएट स्टडीज कमेटी बनती है जो कि नंबर ऑफ रिसर्चर्स पे, नंबर ऑफ प्रोफेसर्स पे मुश्तमिल होती है, अदर देन योर सुपरवाइजर हु वुड बी गाइडिंग यू। सो इस पे मैंने एक रिक्वेस्ट की थी, टास्किंग की थी हमजा की और बिलाल की कि आपने थोड़ा सा एवेलुएट करना है एचईसी की जो ग्रेजुएट एजुकेशन पॉलिसी है वो पढ़नी है, और उसको अलाइन करना है यूनिवर्सिटी की पीएचडी एजुकेशन पॉलिसी के साथ, और अपने टाइमलाइंस आपने लिखनी है कि जी हम अभी इस वक्त जो है वो अपने कोर्स वर्क स्टेज के अंदर हैं, तो अब व्हाट इज नेक्स्ट, what should be the next stage to be done, so that you should yourself be pushing the concerned people now do it, because mostly जो यूईटीज यूनिवर्सिटीज में चीज़ें डिले होती हैं वो एक रेड सर्कल होता है, या कहेंगे एक रेड टेप होती है कि स्टूडेंट चूंकि अफेक्ट ही होता है, बाकी लोग अफेक्ट ही नहीं होते, तो बाकी लोग इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेते। तो स्टूडेंट जब तक खुद नहीं बताता बहुत दफ़ा चीज़ें डिले होती हैं। तो दिस इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। एज अ मास्टर स्टूडेंट एज वेल आपको अपना ट्रैक खुद रखना चाहिए। स्टूडेंट स्पीकिंग, दिस इज हाउ वी शुड बी ऑलवेज बी रेडी, क्योंकि यू शुड नॉट बी थिंकिंग ये ऑटोमेटिकली चीज हो जाएगी। देयर इज नथिंग ऑटोमेटिक इन रियल लाइफ। इट्स गुड कि अगर हो जाए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वुड नॉट बी देयर। सो अगर आप खुद नहीं अपनी चीजों का ट्रैक रखेंगे इन योर लाइफ, देन देर आर मोर ऑफ द चांसेस कि यू विल मिस सर्टेन थिंग्स एंड यू विल बी डिलेड इन योर ambitions, in your targets. So here as well I would request, as a master students भी आपको ट्रैक रखना है। ये मेरा कोर्स वर्क हो गया, मैं अपने थीसिस में जाना है या नहीं जाना है, या किस तरीके से मैंने चलना है, कौन मुझे इस पे गाइड करेगा, क्या मेरी कमेटीज बनेंगी। यू शुड योर सेल्फ बी वाइज इनफ। सेम इज एप्लीकेबल टू पीएचडी स्टूडेंट्स। अपना रिकॉर्ड आपने खुद कोशिश करके सीधा रखना है, ताकि कोई चीज किसी वजह से, किसी और की वजह से डिले ना हो। ठीक है? सो आई होप हमजा आपने इस पे कुछ होमवर्क किया है। सर हमने एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन बनाई हुई है 5 to 10 स्लाइड्स की, तो हम सर उसको प्रेजेंट कर सकते हैं आज की क्लास में। अच्छा, वो प्रेजेंट करने की आपको जरूरत नहीं है, बट अलसी के प्रेजेंट करने की जरूरत है कि नहीं है। चलें, फॉर द टाइमिंग आप कीजिएगा ये कि उसको एक क्रक्स फॉर्म में आप उससे शेयर कर लीजिएगा, ताकि दैट शुड बी ट्रैक्ड अकॉर्डिंगली। सर राइट सर। ठीक है? और राइट बाकी सर। इसको इंशाल्लाह किसी हम सेशन में आपसे प्रेजेंट भी करा लेंगे। डू यू हैव राइट नाउ, आपके पास है अभी? सर है। ओके, सो हम ये कर सकते हैं कि अभी ये सेशन खत्म होने वाला है, उसको एक दफ़ा फिर आप प्रेजेंट कर दें। सर ठीक है सर। ठीक है, मैं इसको दोबारा ज्वाइन करता हूँ, आप अपनी प्रेजेंटेशन को लिंक करें एंड देन वी कैन लिसन इट। सर राइट। ठीक है जी? तो ठीक है जी, तो लेट्स लिसन टू दिस फर्स्ट, लेट अस क्लोज इट एंड उसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं, और फिर ताकि वो भी सबकी नॉलेज में एक अच्छा इजाफा है, बिकॉज एवरीबडी वुड बी इंटरेस्टेड के एचईसी की एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है और इसमें क्या क्या टाइम लाइन्स हैं फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी। लेट्स सी हमजा ने क्या तैयार किया। सो ठीक है जी, लेट्स स्टॉप इट हियर एंड देन लिसन टू योर प्रेजेंटेशन फर्स्ट, एंड उसके बाद फिर हम आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट सर।
Please join again. I'm just closing this session. Right.